हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो रिसेंटली मेरे साथ हुई वाइवा के दौरान, और मुझे पर्सनली उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई वॉज टेकिंग द केस, जो हमारे ऑर्गेनॉन में वाइवा होता है एमडी में, तो उसमें केस प्रेजेंट करना होता है। तो माय प्रोफेसर आस्क्ड मी कि डिफाइन योर केस। आई स्टार्टेड टू डिफाइन माई केस। आई स्टार्टेड टू टेल हिम अबाउट द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट एंड ऑल दैट, एंड देन ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, define the anamnesis of your case. And in that situation I was like कि past history बहुत prominent थी नहीं पेशेंट की, फैमिली हिस्ट्री नॉर्मल थी, मदर को थोड़े बहुत चीज़ें थी, एंड आई प्रेजेंटेड दैट पास्ट हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री टू माई प्रोफेसर, एंड ही वॉज लाइक बस इतना ही है। एंड मैंने बोला हाँ सर, इसमें पेशेंट में तो इतना ही मिला है। And he said, define anamnesis. What is anamnesis according to you? So I thought about it and I said कि सर जो पास्ट में होता है, जो पिछले इवेंट्स हैं, पास्ट हिस्ट्री में जो डिजीजेज उसको हुई हैं, या फिर जो फैमिली में उसकी डिजीज परसिस्ट कर रही है, and I started to define it like this. But then he told me to study anamnesis from Carl Jennings' Materia Medica. And he said, look into the deeper pattern in which he has explained anamnesis. So I read that particular chapter, and on reading it I got to know a little bit more about this anamnesis, जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। एनामनेसिस को बताते वक्त डॉक्टर कार्ल डेनम इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि जब भी आप किसी ह्यूमन बीइंग को देखते हैं या उसके हेल्थ को देखते हैं, तो हेल्थ इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ऐसी है और ऐसी ही बनी बनी है और फिर अचानक से डिजीज हो गया। हेल्थी स्टेट में भी, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ही स्टेट्स की एक ऑसिलेटरी फॉर्म ऑफ लाइफ जीते हैं हम सब, कि कभी यही फिजियोलॉजिकल लेवल पे हम इतने डाउन पे हैं और कभी इसी में इतने अप पे हो गए एंड फिर हम इतने डाउन पे आ गए। एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल हेल्थ नहीं होता, या डिजीज फॉर दैट से मान लें। और वो इसीलिए बोलते हैं कि जब आप किसी इंसान को एक टोटलिटी में समझना चाहते हैं, एक यूनिटी बनाना चाहते हैं, जब आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सिमिलम सेलेक्ट कर रहे हैं और एक यूनिफाइड टोटलिटी आप बनाना चाहते हैं, तो दैट यूनिफाइड टोटलिटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट द कंप्लीट एनामनेसिस ऑफ द पेशेंट। यू हैव टू लुक इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द पेशेंट फ्रॉम व्हेन ही वाज बोर्न, or to be correct in some scenarios, from when he was conceived. And you have to look at each and every developmental landmarks of his life, and you have to judge according to that. वो बताते हैं इसको ऐसे कि वो बोलते हैं कि हम सिमिलम सेलेक्ट करते हैं, हम एक पैरेललिज्म बनाते हैं दवाई के बीच में और इंसान के सिम्टम्स के बीच में, टोटलिटी के बीच में। वो कहते हैं कंप्लीट पैरेललिज्म इज नॉट पॉसिबल जब तक हम ये एनामनेसिस को चेक नहीं करेंगे। इसका वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है और वो आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बता रहा है, आपने उसकी पास्ट हिस्ट्री ली, आपने उसकी फैमिली हिस्ट्री ली, पर पास्ट हिस्ट्री, फैमिली में हिस्ट्री हम बहुत कंसाइज हो जाते हैं कभी कभार कि कौन कौन सी बीमारियां आपके परिवार में है, कौन कौन सी बीमारियां आपको ही, पर हमें इंट्रिकेट डिटेल्स उसकी डेवलपमेंट के बारे में समझनी पड़ेंगी कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ, कैसी पर्सनालिटी पहले थी, कैसी चेंज हुई, कैसी अब है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो इग्निशिया का आप एग्जांपल लीजिए। हमारे गुरु डॉक्टर आशीष सर हमेशा हमको ये एक्सप्लेन करते हैं कि इग्निशिया पर्सनालिटी जो है वो एंड स्टेज में एकदम मेलंकोलिक, ग्रीफ से भरी हुई पर्सनालिटी है। पर इग्निशिया पर्सनालिटी के आप पास्ट में जाएंगे, डेवलपमेंट में जाएंगे, तो यू विल सी बिफोर दैट ड्रेडफुल इवेंट दैट चेंज्ड हर पर्सनालिटी इनटू अ मेलंकोलिक वन, शी वाज अ वेरी वाइब्रेंट पर्सनालिटी, शी वाज हैविंग फन इन हिज लाइफ और हर लाइफ। और वो एग्जाम्पल देखते हैं शोले में जया बहादुरी के कैरेक्टर का। उसमें वो होली का सीन दिखाते हैं कि इतनी चहचहा रही है, हंसी मजाक कर रही है, सब कर रही है, and that one dreadful event happens in her life. Cut to सफेद साड़ी में लालटीन लेके एकदम मेलंकोलिक, एक माइल्ड सा डिस्पोजिशन बन गया है, उदास सा डिस्पोजिशन बन गया है। पर आप उस पास्ट को देखते हुए इसको जज करना पड़ेगा आपको।
अगर वहीं पर एक और पर्सनैलिटी है जो पहले भी इतनी ही उदास थी और आज भी इतनी ही उदास है, देन वो कहते हैं वो पल्सटिला पर्सनैलिटी होगी, वो इग्निशिया पर्सनैलिटी नहीं होगी। यही डिफरेंस होता है इग्निशिया पर्सनैलिटी में और पल्सटिला पर्सनैलिटी में। एंड इसी चीज को समझने के लिए आपको एनामनेसिस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसी तरीके से डॉक्टर कार्ल डेनम बोलते हैं कि हमें मटीरिया मेडिका भी पढ़नी चाहिए। वो कहते हैं मटीरिया मेडिका को एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंटल फॉर्म में पढ़ना चाहिए, कि जब हम ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं तो सीक्वेंस ऑफ सिम्टम्स, हाउ दे डेवलप, यू हैव टू लुक इट एज अ कंप्लीट यूनिफाइड प्रोसेस. You cannot just segregate it into parts, and that complete unified process will form the totality. और इसी पे वो यहाँ पर फोकस करते हैं, एंड इसको फोकस करते हुए वो यहाँ पर बताते हैं कि इसके लिए आपको मटीरिया मेडिका की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए. एंड इन सम वे ही क्रिटिसाइजेस रिपर्टरी हेयर ऑल्सो. मैं वो सेंटेंस आपको डॉक्टर कार्ल डेनम का पढ़ के बताता हूँ. बट टू बी एबल टू प्रिस्क्राइब इन दिस लार्ज व्यूड वे ऑफ योर पेशेंट, you must have studied the materia medica in the same comprehensive way. You must have studied the connection and succession of the symptoms. A mere repertory study for the case in hand will not suffice. You must have made a systematic study of each drug and each group of drug. ऐसा नहीं है कि रिपर्टरी काम नहीं आती, रिपर्टरी बेकार है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, पर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेपर्टरी आपको तभी काम आएगी, रेपर्टरी का आप ज्यादा फायदा तभी उठा पाएंगे जब यू विल हैव टू नो द कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ड्रग पिक्चर. यू हैव टू नो द स्टेप्स इन विच अ पर्सनैलिटी डेवलप. यू हैव टू नो द स्टेप्स इन विच अ पैथोलॉजी डेवलप ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग. एंड इफ यू नो दैट, देन यू विल हैव द कंप्लीट नॉलेज फॉर गेनिंग फ्रॉम द रेपर्टरी फॉर प्रिस्क्राइबिंग. अब वो कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं इसी एनामनेसिस के फॉर्म में. जब वो केसेस के एग्जाम्पल देते हैं, वो एक केस का एग्जाम्पल देते हैं कि हेडेक इन विंटर्स, नॉन डिस्क्रिप्ट डायरिया इन समर्स इंडिकेटिंग एलोज. एंड वो कहते हैं कि पेशेंट उनके पास विंटर्स में आया, हेडेक उसको विंटर्स में हो रहा था. उन्होंने उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री चेक करी, एंड ही गॉट टू नो दैट ही वाज हैविंग डायरिया इन समर्स. एवरी समर्स ही गॉट डायरिया. एंड डायरिया में समर्स में डायरिया होना, इसके बेसिस पे उन्होंने एलोज दी वहां पर. अब दैट इज द यूज ऑफ एनामनेसिस अकॉर्डिंग टू हिम. वो एक और एग्जांपल देते हैं कि डेफनेस फ्रॉम मिल्क क्रस्ट, आई प्रिस्क्राइब्ड मिजेरियम फॉर द मिल्क क्रस्ट एंड द डेफनेस नेवर रिटर्न. अच्छा, ये एक टाइप का एनामनेसिस का यूज उन्होंने बताया कि मान लीजिए कोई क्रॉनिक टाइप की बीमारी है जो कि एक अक्यूट एपिसोड से डेवलप हो रही है, तो वो कहते हैं कि प्रिस्क्राइब, नो दैट अक्यूट एपिसोड and prescribe according to that, considering that. तो ये उसका एग्जाम्पल है कि मिल्क क्रस्ट होने के बाद डेफनेस अराइज हुई, मिल्क क्रस्ट के ऊपर मिजेरियम दी, डेफनेस अपने आप चली गई. तो ये एक उसका एग्जाम्पल यहां पर शो कर रहे हैं आपको. इसी तरीके से वो बोलते हैं कि फैमिली हिस्ट्री के इस्तेमाल के लिए वो अगेरिकस का केस बताते हैं, जिसमें फैमिली हिस्ट्री हैड स्पाइनल मेनिंजाइटिस, 2 brothers had died and a sister was paraplegic. एगेरिकस क्योर्ड द यूट्राइन डिजीज. अभी यूट्राइन डिजीज है, पर फैमिली हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड ऑफ डिजीज कैसा था, उस पर एगेरिकस दी और यूट्राइन डिजीज ठीक हो गई. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू वो आपको एनामनेसिस का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं. और अगर आपको ये एनामनेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो 2 किताब और 2 चैप्टर्स में आपको ऐसे बोलूंगा जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए. एक, दिस बुक बाय डॉक्टर कार्ल डेनम, जिसमें आपको वो चैप्टर मिलेगा, एंड वन इज प्लेजर ऑफ प्रिस्क्राइबिंग बाय डॉक्टर LM खान सर. उसमें एनामनेसिस का चैप्टर बहुत अच्छे से डिफाइंड है और वहां पर आपको जरूर पढ़ना चाहिए वो चैप्टर. थैंक यू.